अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फाइज़ा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जिस तरह फिजिक्स की पहले बुक हुआ करती थी उसमें तकरीबन 20 चैप्टर्स दिए जाते थे और आपको एक ही साल में तमाम चैप्टर्स कंप्लीट करने होते थे, उसी में से पेपर आता था। लेकिन अब जो है चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। 9th और मैट्रिक के अंदर आपकी अलग अलग बुक्स दे दी गई हैं और 10 चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हमारे पास कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इस बुक के अंदर ऑब्वियसली आपने पूरे साल बुक पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि जो टॉपिक्स हर साल आते हैं वो तो लाजमी आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किसकी डेफिनेशन पढ़नी है, किसकी डेरिवेशन पढ़नी है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोर्ड की एग्जाम्स भी करीब है, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर उनको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएँ जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की। हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, जर्नल वेव प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव मोशन है। हमें जो भी टाइप्स दी गई है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसके बारे में पढ़ना होगा, उनकी डेफिनेशंस उनके बारे में पढ़ना होगा, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी पढ़नी पड़ेंगी हमें। डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग दी गई हैं बुक के अंदर, दोनों चीज़ें आपके पास अलग अलग मौजूद हैं। इन चीज़ों के बारे में पढ़ना लाजमी है। इसके अलावा आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पास हर साल रिपीटेड आता है। जब हमारे पास बुक अलग थी, अब तो ज़ाहिर है ये फर्स्ट आपके पास पेपर ही होगा इसका, लेकिन पहले भी ये जो है हमारे पास हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन आता था और उसके अंदर पेंडुलम का सवाल लाजमी आता था। देन की बेसिक डेफिनेशन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इन सब की डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। सीइंग साउंड, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सीइंग साउंड होता क्या है। नॉइस एंड इको। अच्छा, आपके पास साउंड और नॉइस का इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभी ना, कि साउंड और नॉइस के बारे में बताएं। तो जब आप साउंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, नॉइस के बारे में पढ़ेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आप खुद भी लिख सकते हैं, यानी कि जो इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन होंगी और इनकी एग्जाम्पल देकर वो डिफरेंस आप खुद भी बना सकते हैं। इसके बाद है आपके पास अल्ट्रासाउंड एंड देयर एप्लीकेशन। ये बहुत कंप्लीट टॉपिक है, इसको डिटेल में काफ़ी पढ़िएगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बार आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 12, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इन दोनों की डेफिनेशंस ये काफ़ी बार आई हुई है। अच्छा, जब भी लाइट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी जो डायग्राम होती है वो लाजमी बनाया करें। डायग्राम से क्या होता है कि जब एग्जामिनर होता है वो चेक कर रहा होता है तो उसका पॉइंट क्लियर हो जाता है कि आपको इसकी डेफिनेशन के साथ साथ पता भी है ये किस तरीके से हमारे पास मौजूद है डायग्राम के अंदर। इसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि जो रेनबो बनता है, जो एक पानी के ड्रॉप से रेनबो बताते हैं, जो बारिश होने की वजह से रेनबो बनता है, उसका जो फिनोमेना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, भाई ये आपने पहले भी अभी यूनिट जो है 10 के अंदर देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में लाजमी पढ़ना है। जो प्रॉपर्टीज़ और इनकी डेफिनेशंस और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी एक कंप्लीट टॉपिक है जो कि हमारे पास डिटेल क्वेश्चन के अंदर अक्सर आता है। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 13, यूनिट नंबर 13, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल जब भी बुक कंबाइन हुई हुई थी उसके अंदर भी ये लाजमी इसका सवाल आता था। इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इन दोनों के लॉज पता होने चाहिए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमेशा आती है। इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट 1 या 2 सवाल तो लाजमी आता है। ग्लास से स्लैब एक्सपेरिमेंट है, वो आपके पास बुक में मौजूद है, उसको भी देख लीजिएगा। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा जी, कॉन्केव मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके हवाले से भी लाजमी सवाल आते हैं। कभी न्यूमेरिकल्स आ जाता है, कभी हमारे पास जो है वो पूछ लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं। कभी वो पूछ लेते हैं कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों के बारे में बता दीजिए कि क्या है। तो आपको इनका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉन्केव लेंस के अंदर क्या होता है और कॉन्केव मिरर के अंदर क्या होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस, इसका कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है स्फेरिकल मिरर इक्वेशन या लेंस इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है 1/f = 1/p + 1/q। ये वाली इक्वेशन जो है आपके पास काफ़ी बार आई हुई है। अगर वो ड्राइव करने के लिए नहीं देते तो वो आपको पूछ लेते हैं कि भाई न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे देते हैं, या फिर कभी वो इस तरह से मालूम करने के लिए दे देते हैं कि आप किसी मिरर के स्पेसिफिक मिरर के बारे में बता दें। तो वो आपको ये वाली मिरर जो इसके लेंसेज हैं इसको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर ऐसा है कि आपने इसको अगर कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो लाजमी पेपर के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। ये आपके पास छोटे छोटे से टॉपिक है और एक ही डायग्राम के अंदर आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन रे, क्रिटिकल एंगल, ये सब जो है आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसके बाद है पावर ऑफ लेंसेज, रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर। ये डेफिनेशन है जस्ट ये बेसिक, तो इसके बारे में भी पढ़िएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस ये लाजमी आता है, चाहे वो मैग्नीफाइंग ग्लास की सूरत में है,
माइक्रोस्कोप की सूरत में आए या कंपाउंड और टेलीस्कोप की सूरत में आए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की सूरत में आए। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर जो है सिर्फ नंबर ऑफ लेंसेज बढ़ा दिए गए होते हैं या कम कर दिए गए होते हैं और उससे हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बहुत शॉर्ट चैप्टर है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो सिर्फ डेफिनेशन फॉर्म में दी गई हैं और जो लॉज भी दिए गए वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक डेफिनेशन याद करनी होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। 3 मेथड्स दिए गए हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो इंडक्शन है। इसको थोड़ा तरीके से पढ़िएगा और बहुत थोड़ा समझ के पढ़िएगा कि किस तरीके से इंडक्शन का प्रोसेस होता है। और इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग प्रिंसिपल और उसका जो वर्किंग फिनोमिना है वो ये लाजमी पढ़िएगा। कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़िएगा, बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ की तरह ही है, सिर्फ हमारे पास मासेस को हटा के चार्जेस दे दिए गए हैं। इसके बाद कैपेसिटर एक डिवाइस है, इसके बारे में पढ़िएगा, उसके कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। होता क्या है कि ज़्यादातर जो शॉर्ट में सवाल आ जाता है तो उसके अंदर हमारे पास ऐसा वो कॉम्बिनेशन देते हैं जिसकी इक्वेशन लीनियर होती है, मतलब ईजीली होती है, रेसिप्रोकल नहीं होती। और लॉन्ग में अगर आ जाता है तो रेसिप्रोकल होती है। तो आप इसका अगर बेसिक फॉर्मूला सीख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको आराम से इसके कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाएंगे। इसके बाद जो डेफिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनके यूनिट्स और इनके जो फॉर्मूला और यूनिट है वो लाजमी याद कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में कभी कभी सिर्फ एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन दे देते हैं तो वो जाहिर सी बात है एक डेफिनेशन के सिर्फ 3 नंबर नहीं देंगे। आप उसका फॉर्मूला भी लिखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें और उसका यूनिट लिखें और उसकी डेफिनेशन लिख दें अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर आपको बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है और उसकी टाइप्स। अच्छा, जब भी टाइप्स की बात आ जाती है तो एसी और डीसी की ही बात की जाती है, तो आप उसी को ज़्यादातर कंसिडर किया करें, एसी और डीसी टाइप ही कंसिडर किया करें। इसके बाद है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही छोटा सा लॉ है, उसकी डेरिवेशन भी बहुत स्मॉल है, लेकिन अलॉन्ग विद इट्स लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस भी पूछी जाती हैं और कभी कभी ये सवाल डिटेल में दे दिया जाता है कि ओम्स लॉ भी आपको लिखना है और उसकी लिमिटेशंस भी लिखनी है। इसके बाद आपके पास जूल्स लॉ है। भाई जूल्स लॉ के अंदर इक्वेशन बिल्कुल ईजी है, H=I²RT, लेकिन इसके अंदर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो आप इसकी वर्डिंग थोड़ी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और उसकी कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर है, आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए हैं जिसमें सर्किट ब्रेकर जो है वो उसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा कि उसका काम क्या होता है। गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर किस तरह से एमीटर में कन्वर्ट होता है और किस तरह से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है। बेसिकली ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है कि गैल्वानोमीटर क्या है और एमीटर में और वोल्ट मीटर में किस तरह कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है आपके पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जस्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और किस तरह हम उसका यूज़ करते हैं, हमारे आम जिंदगी में उसका यूज़ कहाँ कहाँ है। इसके बाद है हमारे पास फैराडे लॉ और लेंस लॉ। इसको बेसिक इसका प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, डिफाइन थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, लेकिन ये है कि म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में है। एसी मोटर और एसी जनरेटर, इसकी डेफिनेशंस को देख लीजिएगा कि ये किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली मोटर जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जो है वो मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करता है और जनरेटर जो होता है वो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करता है। इसके बाद है हमारे पास यूनिट नंबर 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले क्या होता था कि हमारे पास बुक दी गई थी, उसके अंदर हम ये वाले जो टॉपिक थे या ये वाला चैप्टर था उसको ज़्यादातर नहीं पढ़ते थे, एक आध टॉपिक इसमें से पढ़ लेते थे। तो अभी क्योंकि न्यू पेपर बनेगा तो अब पता नहीं, हो सकता है कि इसके अंदर से काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, तो आप इसकी डेफिनेशंस को लाजमी नज़र में रखिएगा। जैसे लॉजिक गेट्स है, ये हमारे पास MCQs के हवाले से मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स इसके अंदर जिस तरह से बनाए गए हैं, जिस तरह से हमारे पास बुक में प्रोवाइड किए गए हैं, तो मेरे हिसाब से आप इसको लाजमी पढ़िएगा। तमाम लॉजिक गेट्स और उनका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से वो काम कर रहा है। इसके अलावा डिफरेंस पढ़ लीजिएगा एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान के ये एनालॉग डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस किस बेस पर काम कर रहे होते हैं, इनकी क्या एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लाजमी आता है, ये हमारे पास काफ़ी टाइम आया हुआ भी है, तो भाई इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि थर्मोनिक इमिशन होता क्या है। इसके बाद है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही है, एक इक्विपमेंट डिवाइस की तरह ही है, तो इसके बारे में भी लाजमी पढ़िएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 18 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपके पास IT के बारे में पता होना चाहिए, इसके कंपोनेंट्स, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इनके कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, हमारे पास डेटा होता है
और प्रोसीजर होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी डेफिनेशन बेसिक क्या है। फैक्स मशीन के बारे में, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा कि फैक्स मशीन किस बेस पे काम करती है, सेल फोन, फोटोफोन। इसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जो डिवाइसेस स्टोर करते हैं डेटा को, उनका क्या प्रोसेस होता है, क्या काम होता है, वो कहाँ यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 19 है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी तो बेसिक डेफिनेशन वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस लेवल पर हैं आपको ये चीज़ें बार बार पढ़ाई गई होती है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, किस तरह से आप एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करते हैं, आइसोटॉप्स क्या होता है, और आपको कोई भी एलिमेंट देखकर पता होना चाहिए कि इसका आइसोटॉप है या इसका रियल एलिमेंट है। इसके बाद आपके पास गीगर एंड मार्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ये आपके पास इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो इसको भी लाजमी देखिएगा। इसके बाद है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के अंदर रेडियो आइसोटॉप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी बार आ भी चुका है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, आयनाइजेशन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रेडिएशन। अब इन रेडिएशन की जो टाइप्स है अल्फा, बीटा, गामा, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए कि इसकी आयनाइजेशन पावर क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रेडियो आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस दी हुई है, जैसे मेडिसिन के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और आपके पास इनकी जो भी एप्लीकेशंस दी हुई है आपको उसके बारे में तकरीबन 2 से 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किस तरह से मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं और किस तरह से आपके पास ये इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये आपके पास लास्ट ईयर भी आया हुआ है। इनकी डेफिनेशन जस्ट देख लीजिएगा, या फिर ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आ भी जाए। तो इन दोनों के रिएक्शंस का बेसिकली होता क्या है कि इसका डिफरेंस आता है, 3 डिफरेंस आपको लिखने होते हैं, तो आपने डिफरेंस खुद बनाने होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ याद की है तो उसका डिफरेंस बनाने का तरीका होता है कि आप बेसिक दोनों की डेफिनेशन लिख दें, दोनों की एग्जाम्पल लिख दें, और अगर इक्वेशन है आपके पास, जैसे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की इक्वेशन है आपके पास, तो वो इक्वेशन लिख दें। और ज़रा थोड़ा सा बस ये डिटेल बता दें कि कौन सा हमारे पास ज़्यादा यूज़फुल है या कौन सा हमारे पास ज़्यादा ईजीली होता है। इसके बाद हमारे पास रेडिएशन हैज़र्ड्स, ये आपके पास इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जस्ट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इसकी क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स थे आपके। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है। वो तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुई है, वो इन टॉपिक्स का थोड़ा ओवरव्यू ले लें, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, तो इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो उनका पेपर अच्छा होगा और अच्छे मार्क्स से वो जो है वो अपना पेपर क्लियर कर लेंगे। देखें, काफ़ी डिटेल टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऐड कर दिए, लेकिन आपको पता है कि बोर्ड का एग्जाम है और आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर न्यू बुक आई आपके पास, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उन 10 चैप्टर में से ही सब कुछ आएगा। तो 10 चैप्टर में आप जो है वो प्रीवियस पास पेपर को सिर्फ कंसीडर नहीं कर सकते। हो सकता है कि भाई जो न्यू चैप्टर्स हैं, जो आगे के चैप्टर्स हैं, जिनके बारे में सिर्फ एक आध सवाल आता है, वो भी बार बार आ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इस तरीके का डिटेल थोड़ा सा बना दिया है कि आप लोगों ने इन टॉपिक्स को सामने रखकर पढ़ना है। इन टॉपिक्स को सामने रखकर पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता रहेगा, और ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हो चुकी है वो एक बार इन तमाम टॉपिक्स का ओवरव्यू कर लें, तो इस तरह से उनका जो है वो रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फास्टली हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो। मैं कोशिश करूँगी कि तमाम ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं इसको 1 by 1 जो है वो डिफ़ाइन भी करूँ और आगे वीडियोस भी बनाऊँ। अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।